सबसे पहले मेरा ये दायित्व है कि आपकी असाधारण उपलब्धियां, जिनके लिए आपको भारतीय शिक्षा समिति द्वारा न सिर्फ उसको पहचाना गया है बल्कि आपको सम्मानित किया गया है, मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई दूं और आपसे कहूं कि अपने माता और पिता उनको भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा, बधाई दीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके की प्रतिभा को पहचाना गया है। आपकी उपलब्धि बेशक असाधारण है। आपको यहाँ मेधावी छात्र के तौर पर सम्मानित किया गया है। ये मेधा क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके मन में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि दूसरे छात्र जिनके नंबर आपसे कम हैं वो कहीं भी आपसे कम हैं, किसी तरह भी कम। उनके अंदर भी प्रतिभा है, योग्यता है। आपकी खूबी क्या है, विशेषता क्या है आपकी? देखिए, मैं इस पे बात को आता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, कोई बहुत कम तादाद में असाधारण प्रतिभा के साथ कोई पैदा होता हो, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन पैदाइश से सब साधारण होते हैं। असाधारण कैसे बनता है आदमी? स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे कि शिक्षा क्या है? वो मानवता या वो सभ्यता जो व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित है, उसका प्रकटीकरण शिक्षा है। वो गुरु को कहते थे कि आपको छात्र को की सहायता करनी है ताकि उसके अंदर जो प्रतिभा है वो निकल के बाहर आ सके। हर किसी के अंदर वो प्रतिभा है। आपको सम्मानित काहे के लिए किया जा रहा है कि हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में ये बताया गया है कि आप चाहे उससे परिचित हों या ना हों, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उस तरीके का प्रयोग किया है। हमारे यहाँ बताया गया है कि इस प्रतिभा को प्रभावी ढंग से बाहर कैसे लाया जाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वे वसा यात्मिका बुद्धि रेखे हा कुरु नंदन बहुशाखा अनंत्याश्च बुद्धया अव्यवसायी नाम। कामयाबी का तरीका ये है कि जिंदगी में अपना उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना। अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख मुझे नजर आ रही है और अपने मन, मस्तिष्क, अपने चित्त को एकाग्र कर देना सफलता की जमानत है। आप ये पढ़े हैं नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस अपनी साधना में इस एकाग्रचित होकर आपने अध्ययन किया है, ये मेरे दिमाग में स्पष्ट है। एक मुझे याद आया अभी कि ग्रीक
आप समझे ना, यूनानी और लैटिन, उसका एक बहुत बड़ा कवि होमोस, वो हाई स्कूल में इन दोनों विषयों में फेल हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस वक्त वो एकाग्रचित नहीं कर पाया, बाद में उसने किया। तो आपका काम केवल अपनी उपलब्धि पर खुशी मनाना नहीं है, आपके ऊपर एक दायित्व आता है कि आप अपने दूसरे साथियों को भी प्रेरित करें, उनको तरीका बताएं कि ये करके हम ज़्यादा सहजता के साथ सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आप दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति की विरासत आपके पास है, आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हमारी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती कि हम जब अपने इस विरासत पे गर्व करें तो हम किसी और को अपने से नीचा समझें। ये नहीं सिखाती हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति में सहजता है, विनम्रता है। विद्या का उद्देश्य यही बताया गया है। विद्या क्या है? एक तो हमारे यहाँ कहा गया है कि सिर्फ स्कूल कॉलेज में डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, तपा स्वाध्याय निरिक्तम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। ज्ञान की उपासना लगातार होनी चाहिए। अगर एक दिन भी आपके जीवन में ऐसा आता है जो पिछले दिन से इस मामले में बेहतर नहीं है कि आपने कुछ नया सीखा है, तो उतना समय आपका नष्ट हो गया जाना चाहिए। तपा स्वाध्याय निरिक्तम। और इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तद्वितीय जन्मा। हम किसी परिवार में पैदा होते हैं, किसी सामाजिक व्यवस्था में जो है उसमें किसी संप्रदाय में, किसी एक ग्रुप में पैदा होते हैं। लेकिन जब हम पैदा होते हैं, मैं अभी देख रहा था डॉक्टर साहब एक यूट्यूब, माँ बाप से कितना प्यार होता है सबको, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है और उसकी चेतना विकसित नहीं होती तो वो माँ की गोद में होता है, और बाप भी अगर पास आने की कोशिश करे तो बाप के मुंह को हाथ मारता है, क्योंकि तब तक चेतना विकसित नहीं है। अब जब वो और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर बाप के लिए भी उतना ही प्यार हो जाता है, फिर और बड़ा होता है तो परिवार के लिए, जिस समूह में पैदा हुआ है उसके लिए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि आपका जो वो प्रेम भाव है, करुणा भाव है, उसका लगातार विस्तार होना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम, यही अंतर है, यही अंतर है। अंतर कह रहा हूँ मैं, बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। यही अंतर है भारतीय संस्कृति में और दूसरी संस्कृतियों में। आप अभी देखिए, मैं आपको एक आधुनिक दौर की एक मिसाल देता हूँ। यूरोप के बाहर अगर किसी ने परमाणु शक्ति बनने की कोशिश करी तो यूरोप ने उसका पूरा विरोध किया, हमारा भी किया। हमारे अलावा जो और देश हैं यूरोप के बाहर, में किसी का नाम नहीं लेता, उनका भी विरोध किया। लेकिन उनका विरोध करते वक्त दुनिया ने ये कहा कि ये इसका नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत को यूरोप नहीं चाहता था, अमेरिका नहीं चाहता था कि हम परमाणु शक्ति बने, लेकिन उन्होंने
हमारी विवेकशीलता, हमारा जो उत्तरदायित्व का भाव है, उसको उन्होंने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। उसके ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत इस शक्ति का गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? हमारी तो संस्कृति है, हमारे यहाँ तो कहा गया। हमारे प्रेरणा क्या है? सत्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वान तथा सत्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। हमारी संस्कृति का पाठ ये है कि तुम्हारे पास जिस दिन ज्ञान आ जाएगा, उस दिन तुम जो भी कदम उठाओगे, जो भी काम करोगे, तो पहले ये देख लोगे कि मेरे काम से मानव जाति का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा। प्राथमिकता मानव जाति चिकीर्षु। कहा इच्छा क्या होनी चाहिए? लोका संग्रहम, विश्व का कल्याण, मानवता का कल्याण। और इसीलिए शायद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना मुझे चिंता के भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप में देख रहा हूं कि भारत माता एक बार चैतन्य हो गई है और फिर अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर आसीन पहले से भी ज्यादा शान के साथ अपने सिंहासन पर आसीन हो रहे हैं। और फिर अगला वाक्य क्या है? पूरे विश्व में शांति के साथ और इस भाव के साथ कि इस भारत माता के अपने सिंहासन पर दोबारा आसीन होने की वजह से पूरी दुनिया को शांति के साथ इसकी घोषणा कर दो कि भारत की शक्ति मानव कल्याण के लिए। तो ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। और एक बात आपसे मैं बहुत आपको लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा आखिर में कि हमारे यहाँ ये कहा गया है, इस संसार की तुलना ऐसे वृक्ष से की गई है जिसमें विष ही विष है। संसार विष वृक्षस्य द्विफलो अमृतोपमे। ये संसार विष से भरा हुआ है, लेकिन इसमें दो फल अमृत से भरे हुए हैं। ये मैं आपके आने वाले जीवन के लिए कह रहा हूं। वो दो फल क्या हैं? वो दो फल हैं काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा। दो चीजों को मत भूलिएगा कभी। एक तो हमारे पास तो दुनिया के अब हमारे ऋग्वेद को यूनेस्को ने मान लिया कि ये दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है। मैं नहीं घोषणा कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को ने माना। मेरी चाहत से कोई ग्रंथ 5000 साल जिंदा नहीं रह सकता। किताबें तो हर साल 10,000 छपती हैं। 2 साल बाद लोग अच्छी से अच्छी किताब को 2 साल बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन कोई किताब जब हजारों साल लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनी रहती है, रास्ता दिखाने का माध्यम बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको स्क्रिप्चर कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। वो मेरी और आपकी इच्छा से नहीं बनते। वो उनकी जो भूमिका है हमारी बेहतरी के लिए, हमारे कल्याण के लिए, उससे वो खुद अपना स्थान प्राप्त करते हैं। तो एक तो चाहे 10 ही मिनट निकालिएगा, मैं
वेद के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऋग्वेद में कह रहा हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत ग्रंथ, अभी मुझे रामचरितमानस दी, ये वो ग्रंथ जो आपके अंदर संस्कार पैदा करते हैं, जो आपके अंदर नीति बोध पैदा करते हैं। 10 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, लेकिन रोजाना जरूर पढ़िए। और दूसरे, हमेशा ऐसे लोगों की संगत हासिल करने की कोशिश कीजिए, सल्लापा सज्जना ने सहा, ऐसे सज्जन व्यक्तियों के साथ सत्संग करिए जिनसे आप कोई नई अच्छी चीज सीख सकें। इंसान वही बनता है जो उसके विचार होते हैं, और उसके विचार वो होते हैं वो जिस संगत में रहता है। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। पता नहीं हम जो मंच पे बैठे हुए हैं इनमें हो सकता है आप लोग यंग हैं, आप लोग रहें। असल जिम्मेदारी आपके कंधों पे आए, वो जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे आएगी जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और इसी जो मैंने पहले आपसे कहा था कि एकाग्रचित्त, साधारण, हर कोई साधारण, असाधारण लोग कौन होते? आप में से भी कितने लोग महसूस किए होंगे कि इम्तिहान से 3 महीने पहले वही किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन इम्तिहान की रात को पढ़ता चला जाता है। होता है नहीं होता? क्यों? अगले दिन चुनौती होती है। तो इस मानव शरीर में मस्तिष्क ऐसा अंग है हमारा जो तब काम करता है जब चुनौती सामने होती है, साधारण वक्त में काम नहीं करता। आपका काम यह है कि रोज अपने लिए एक चुनौती पैदा करिए। अगर आप यही अपना जारी रखना चाहते हैं, असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो रोज अपने सामने एक चुनौती पैदा करिए, और वो चुनौती जो होगी वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अभ्यस्त कर देगी कि आप साधारण परिस्थितियों में भी आपका मस्तिष्क काम कर सके। मैं आपको अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, भविष्य के शुभकामनाएं देता हूँ, भविष्य के लिए सुनहरे भविष्य की कामना देता हूँ, और आप भारत के बहुत जिम्मेदार सुसंस्कृत नागरिक बने, इसकी कामना देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।